Good morning to all. Welcome in KVS Saro Delhi Live. Myself AK Singh. Today we'll learn about the effect of temperature on rate of reaction. But before coming to the topic, we'd like to summarize the previous lessons and also want to take some numerical problems. First of all, we have learnt in previous classes about half-life period. So half-life period is the time required to consume half of the initial amount of the reactant is called half-life. And how it is vary? Half-life period is depend upon the initial concentration of the reactant, but they depends upon the different type of order of reaction. For example, for zero order reaction, T half is directly proportional to A naught. What is A naught? Initial concentration of the reactant. Initial concentration of the reactant. For first order reaction, T half is independent by observing the formula. T half for zero order, it is A naught by 2, and for first order it is 0.693 by K. For second order reaction, T half is inversely proportional to initial concentration of the reactant. Now, for nth order reaction, T half is directly proportional to A naught n minus 1. So for zero order, 0 A naught to the power minus 1, ऊपर आके क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फर्स्ट में लगाइए 1 minus 1 0, सो इट इज इंडिपेंडेंट. सेकंड में लगाइए 2 minus 1 1 by A naught. सो सिंपली इस फॉर्मूला से आप बेटे आराम से आप टी हाफ को ऑर्डर्स देख करके आप असाइन कर सकते हैं. एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. 5 Br माइनस प्लस BrO3 माइनस 6H प्लस 3Br2 प्लस 3H2 aqueous medium reactions are taking place. So which of the following expression is correct for the rate of reaction given below? पहला चॉइस है डेल्टा Br by delta T
बाय डेल्टा टी। सेकेंड चॉइस है डेल्टा बी आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 6/5 डेल्टा एच प्लस डेल्टा टी। थर्ड चॉइस है माइनस डेल्टा बी आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 5/6 डेल्टा एच प्लस बाई डेल्टा टी। एंड फोर्थ चॉइस आपसे पूछा डेल्टा बी आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 minus by delta. So which one is the correct expression for this reaction? So by simply writing the rate of reaction, so this one is minus 1/5 delta Br T. So most of the reactions it is considered in terms of H plus and Br minus. So rate is equal to minus 1/5 delta Br minus by delta T, and this one is minus 1/6 delta H plus by delta T. अब देखिए बेटा, यदि हम इसको इसके टर्म में करें तो यहाँ से यदि हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो माइनस हटा भी सकते हो, तो डेल्टा बी आर माइनस बाय डेल्टा टी, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 5/6। ये देखिए बाय डेल्टा टी, तो ये एक्सप्रेशन हमको शूट कर रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर। तो इस तरह से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, तो आप असाइनमेंट देखेंगे और 1-2 क्वेश्चंस मैं टेकअप कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हो सकता है इसमें एक से ज्यादा भी करेक्ट हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ग्राफ है T half A naught इनिशियल कंसंट्रेशन। पहला ग्राफ तीसरा चॉइस है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहां पर प्लॉट किया हुआ है बाय टाइम। और फोर्थ है log A naught by A टाइम से प्लॉट कर रहे हैं। स्लोप इज इक्वल टू 2.303। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या क्या फॉर्मूला था हमारा, वहीं से आपको आंसर निकल जाएगा। देखिए यदि हाफ लाइफ और ए नॉट हम देखते हैं तो क्या होता है, टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर 0.693/K। इसका मतलब इसमें कोई भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, तो
तो ये ग्राफ तो एक हो सकता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो रहा है, टी हाफ ई नॉट बढ़ रहा है घट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टी हाफ एक फिक्स है, तो इसलिए एक चॉइस तो ये बन सकता है हमारा। दूसरा देखिए टी हाफ और ए नॉट में कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा ए नॉट बढ़ रहा है तो टी हाफ हमारा कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कह रहा है कि टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जबकि प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, तो इसलिए ये भी नहीं। ये वाला इक्वेशन देखिए आप, इस इक्वेशन को यहाँ पर k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए। बेटा ये फार्मूला है आपका कि ए नॉट कंसंट्रेशन इनिशियल, ए कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अब आप बेटा यहाँ पर के टी बाय 2.303 कर लेते हो तो ये बचता है लॉग ए नॉट बाय ए, तो आपके पास क्या आ गया एक्सप्रेशन देखिए, के टी बाय 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए। तो इसमें इंटरसेप्ट 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ओरिजिन से स्टार्ट किया है लॉग ए नॉट ए वर्सेस टी, तो देखिए यही पर तो स्लोप है हमारा, तो ये स्लोप लिखा हुआ है, सो ये भी एक चॉइस हमारा है। तो इस तरह से बेटा आपने साथ साथ जो भी असाइनमेंट मिलता है उसको भी करना है और रिवाइज करते रहना। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है आज का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। आप देखते हो बेटा कि शुरू में मैंने इसके इंट्रोडक्टरी में बताया था कि कई बार हमें अपने घर में ही किसी रिएक्शन के रेट को स्लो करना होता है, किसी को फास्ट करना होता है, तो हम टेम्परेचर का हेल्प लेते हैं। जैसे आप देखो बेटा कि यदि हमें सब्जी बना के रख लिया, फ्रिज में रख दिया, तो देखते हैं कि वो हमारा खराब नहीं होता है, शाम में हम चला सकते हैं काम। लेकिन कई बार आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, जैसे खाना जल्दी पकाना है तो प्रेशर कुकर आप यूज करते हो कि उस वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी राइज हो जाता है। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट, अभी लॉकडाउन है, नहीं तो हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कराते हैं बेटा आप लोगों को, ये टाइट्रेशन करवाते हैं KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट है, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑक्जेलिक एसिड और मोर सॉल्ट। तो जिस दिन आपको मोर सॉल्ट के साथ हम कराएंगे उस दिन देखोगे कि रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शंस हो रहा है। लेकिन जब ये रिएक्शंस हम ऑक्जेलिक के साथ कराते हैं तो आपको एक हम लोग गाइडलाइंस देते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। क्यों? आप जानते हो बेटा कि हमारा जो पीरियड 2 पीरियड मिलता है प्रैक्टिकल के लिए, तो 2 पीरियड में जो आपका वो कंजम्पशन का रेट है, जो डीकलराइजेशन होने में लगेगा, जब आप उसको नोट करेंगे पॉइंट कि कितना वॉल्यूम हमारा KMnO4 यूज्ड हुआ, इट टेक्स ए वेरी लॉन्गर। उतने देर में तो 4 पीरियड 5 पीरियड हो जाएगा, इतना तो हमें स्कूल में अलाउ नहीं होता। हमारे केमिस्ट्री के लिए कितना मिलेगा, 2 पीरियड मिलेगा। तो 2 पीरियड के अंदर यदि हमको कर लेना है उस प्रैक्टिकल को, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे आप फ्लास्क को हीट करके ले जाओगे तो एक इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग देते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज डिकम्पोज हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड। तो इस तरह से हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हर हमेशा हमें रिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कई सारे थ्योरी हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है और हमारा स्टेडी स्टेट थ्योरी है, हाइपोथेसिस। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर हमारा है ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए। तो फॉर every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction is almost doubled. The rate of reaction is almost double. तो ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। हम एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट का सहारा लेते हैं। What is temperature coefficient? Temperature coefficient of a chemical reaction is defined as the ratio of the reaction rates of a reaction at two temperatures differing by
10 degrees Celsius. So this concept is quantitatively explained by Arrhenius. Arrhenius equation, this is K A e to the power minus Ea by RT. What are their usual meaning? K is rate constant. K is rate constant. A is called pre-exponential factor or Arrhenius factor. Pre-exponential factor, and this is called energy of activation. Energy of activation. R is as usual gas constant, and T is the temperature in Kelvin, absolute temperature in Kelvin. So this equation shows that the rate constant is exponentially decreases with decrease in energy of activation and exponentially increases with increase in temperature. इसका मतलब रेट कांस्टेंट यदि हमारा मेजरमेंट है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रिएक्शन रेट बढ़ता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन को। K इज रेट कांस्टेंट, K इज A इज कॉल्ड आर्हेनियस फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R इज गैस कांस्टेंट, यहाँ पर वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T इज टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पर यदि हम किसी रिएक्शन को देखते हैं और फिर पता करने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहाँ से आता है, कहता है कि दो तरह की स्टेबिलिटी होती है। आप देखते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं इसको भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर जरा सा देखें, जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट है H2 I2, ये जब आपस में रिएक्ट करने चलते हैं तो क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट, या कह सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और यहां से बनता हमारा प्रोडक्ट। तो ये 2 मोल प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है कि इस H और H के बीच जो बॉन्ड एनर्जी है, मतलब इतना एनर्जी आपको देना पड़े कि वो टूट जाए। यहाँ पर भी आयोडीन और आयोडीन की एनर्जी जो है बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, और फिर अब ये एक नया बॉन्ड बनाएगा RH और I के बीच। लेकिन ये तब तक नहीं बनाएगा जब तक कि आप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दोगे। एक्टिवेशन एनर्जी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखते हो बेटा कि मम्मी को आपने देखा होगा किचन में गैस स्टोव LPG जलाते हुए या CNG जलाते हुए किस तरह से वो क्या करती हैं, या तो वो इलेक्ट्रिक स्पार्क देती हैं या मैच स्टिक्स यूज करती हैं। तो क्यों अपने आप क्यों नहीं जला गैस? तो उतना एक शॉर्ट एनर्जी चाहिए उसको, जिस एनर्जी के कारण क्या होता है वो कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी यदि बहुत हाई हो तो रिएक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हर हमेशा हवा में मल्टीपल कोलाइजन्स उनका चलता रहता है, 10 to the power 21 टाइम्स सोच सकते हो, लेकिन उसमें से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कभी कभी NO बना पाता है। लेकिन आप जैसे देखते हो ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब वो बहुत हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, जब क्लाउड आपस में मीट करते हैं, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है,
जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उनको मिल जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। और जो नाइट्रोजन साइकिल में आपने प्रोसेस पढ़ा है, तो रूम टेम्परेचर पर क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए और ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है। मीन्स उतना एनर्जी आप दे नहीं पाते हैं जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने और प्रोडक्ट बने। तो इस चीज़ को हमें समझना है यहाँ पर कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर या टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हम ये भी बोल सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू form this intermediate is called activated complex is called energy of activation। तो देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यदि हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारा क्या होता है। तो एक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी पीई स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ ये बेटा आपके पास है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल यदि आपने क्या लिया है, H2 लिया है और I2 लिया है, ये एनर्जी थ्रेशोल्ड बोलते हैं इसको, कि ये एक तरह से एनर्जी बैरियर है। तो मतलब ये रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा, ये एनर्जी बैरियर है। तो इस बैरियर को जब क्रॉस करेगा तब ये प्रोडक्ट में आ सकता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या बना था हमारा, HI बन गया 2 मोल, तो ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। इसका मतलब बेटा कि ये एनर्जी जो आपने सप्लाई किया, जिससे यहां पर क्या बना है, वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है। ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड है। यदि मान लो कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी चल रहा है तो इस तरफ से इधर आने के लिए इनको कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हम बोल सकते हैं, इतनी एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है पाथ ऑफ द रिएक्शन, तो यहां पर देखो कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब ये एनर्जी देंगे तब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा। अब बच्चा एक और एनोलॉजी से हम लोग समझते हैं कि जैसे कभी भी हम लोग श्रीनगर जाते हैं, तो जब श्रीनगर जाते हैं तो आपको बनिहाल पास क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद नहीं लगेगा आपको कहीं पर कि ये इतने हाइट पर हम लोग आ गए हैं, एकदम प्लेन लगेगा। लेकिन उस प्लेन को आने के लिए ये तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये क्रॉस करने के लिए अब देखो कि ये हाइट बहुत ज़्यादा है, तो सोच लो ऐसा कि एक ऐसा आदमी है कि जो यहाँ तक तो उसके पास एनर्जी था, उसके बाद वो कहता है कि नहीं हम तो इसको पार नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप इस अमाउंट को रिड्यूस करने में सफल होते हैं तो क्या होगा, हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट नहीं बना रहा होगा, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा, अभी हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में नहीं जा रहा होगा फिर से वापस आ रहा होगा कि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है, सफिशिएंट एनर्जी। तो यहाँ पर यदि ये टर्म कम हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम हो जाए, तो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच के एनर्जी को, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बीच को हम क्या करते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड। तो ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो कई बार क्या करते हैं बेटा कि इस तरह का प्लॉट दे करके आपको यहाँ पर A, B, C, Z ऐसे लिख देंगे और फिर आपको बताना है। तो ये ग्राफ यदि आपको अच्छी तरह से समझ में रहेगा तो आप बता सकते हैं कि यहाँ Z लिखा है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा,
यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। इन दोनों के बीच का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एनर्जी और ये एनर्जी देता है, आपको डेल्टा एच का वैल्यू पूछ रहा है, तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हम फ्रेम कर सकते हैं इस पर। तो इसको बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप बताओ इसको देख करके कि कैसा ग्राफ आपको लग रहा है, ये एक्सोथर्मिक का प्लॉट है या एंडोथर्मिक का प्लॉट है, और हम कैसे पता करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनामिक्स में कि यदि हमारा डेल्टा एच निगेटिव होगा तो हम कहते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है हमको, हम डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, थर्मोडायनामिक्स में कैसे करते थे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, मीन्स इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो ये इंथैल्पी है प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का, तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो इसका मतलब इसमें माइनस साइन आएगा। तो ये किसका ग्राफ है, ये हमारा एक्सोथर्मिक का है। इसी तरह से यदि इंडोथर्मिक हो गया तो ये ग्राफ इससे ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा। तो ऑलवेज हमें वो नहीं समझ लेना है कि किसी भी तरह से हमको क्या करना कि ये एक्सोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं कि ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था कि पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच हमने ये प्लॉट बनाया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में हर हमेशा एक एनर्जी थ्रेशोल्ड होता है। जैसे एनर्जी थ्रेशोल्ड यदि कम होता है तो आपका रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होता है। जैसे देखते हो कि सोडियम जैसे ही निकाला आपने रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये बहुत ही कम है, जो रूम टेम्परेचर सफिशियंट है उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। लेकिन कई बार आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होता है। जैसे देखो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन यदि आप एनर्जी काउंट करोगे तो देखोगे कितना हाई टेम्परेचर उनको चाहिए और कैटलिस्ट चाहिए, तब जाके रिएक्शन स्टार्ट होता है। इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक बार स्टार्ट हो जाए तो हो सकता है एक्सोथर्मिक होगा तो ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लेकिन आपको शुरू का जो है वो एनर्जी तो देना पड़ेगा। दिस ग्राफ शोज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट है। आप देख रहे हो इसमें कि ये टेम्परेचर T पर जो ये फ्लैट आप देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज़्यादा, यदि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात है, और जब हम हायर काइनेटिक एनर्जी जोन में जाते हैं तब भी हम देखते हैं कि बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास बहुत हायर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन आप इस जोन को जो देखते हैं ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा पोजेस्ड है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि वाइडनिंग जो ग्राफ इसका हो रहा है तो ये एरिया क्या शो कर रहा है, एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट टेम्परेचर T डिग्री पर, ये एरिया शो कर रहा है, और ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब इस पॉइंट के बाद क्या बन रहा है, वो प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब अभी आपने देखा कि ये बैरियर था तो उस बैरियर को क्रॉस कर गया इस काइनेटिक एनर्जी के बाद, जो इक्वल टू और ग्रेटर देन हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखो बेटा ये एरिया प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, भाई आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स गए हैं प्रोडक्ट में। लेकिन जब T+10 करते हैं तो देखो दैट फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स व्हिच रिएक्ट एट T+10, तो ये जो मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा हो रहा है, और ये एरिया पूरा यदि आप इससे कंपेरिजन करोगे तो ये एरिया जस्ट डबल होगा। तो इसीलिए आप कहते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट डबल्ड। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये बात हम लोग बोल रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस दिस एरिया गेट डबल्स, और आप कह सकते हैं कि ये हमारा किस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंस हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है। तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन ऑफ, एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखिए कि वेरी few fraction of molecules having lower kinetic energy range and a very few fraction of molecules having higher kinetic energy zone।
but this is the most probable. Most of the fraction of molecules having this charm, but if you have to form the product, you must cross the energy barrier. ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कराना पड़ेगा। तो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इस T डिग्री पर था जो ये क्रॉस कर ले, और T+10 करते हैं तो ये एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया जो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एवरी 10 डिग्री राइज पर डबल हो जाता है। सो नेक्स्ट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम आर्हेनियस इक्वेशन में नेचुरल लॉग लगाते हैं, और लॉग लगाने के बाद हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पर लेते हैं, तो दो डिफरेंट कांस्टेंट हमको मिलता है, और इससे हम एक इक्वेशन डिराइव करते हैं जो एक्सप्रेशन हमारा कारगर होता है क्या निकालने के लिए, ई निकालने के लिए, और ए भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, K = A e⁻ EA by RT, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो ये क्या आएगा ln K ln A minus EA by RT. So if we take the rate constant at temperature T1 becomes K1, and at T2 at constant K2. So now the two equation ln K1 is equal to ln A minus EA by RT1, and ln K2 equal to ln A minus EA by RT2. तो यदि इक्वेशन 2 - 1 करें तो क्या आएगा बेटा, ln K2 by K1 log m minus log n, ये आपका 0 हो गया। ln A दोनों में था, क्या कॉमन लिया आपने, EA by R, सो 1 by T1 minus 1 by T2, 1 by T1 minus 1 by T2. T2 is always greater than T. अब यदि आप चाहते हो कि इसको हम लॉग में लाएं, क्योंकि लॉग से ही हम अपने टेबल देख पाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2.303, तो ये आ जाएगा लॉग K2 by K1, और ये 2.303 को आपने यहाँ ले लिया, नीचे कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2। तो आप यदि आपके पास दो टेम्परेचर हो और यहाँ से K1 K2 का वैल्यू मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं क्या, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यदि इसका एक प्लॉट करें तो प्लॉट स्लोप से भी आप ये निकाल सकते हो। फिर से देखिए कैसे किया था हमने, ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन था K = A e⁻ EA by RT, सो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड ln K ln A minus EA by RT। तो यदि हम टेम्परेचर T1 पर, हमारा रेट कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट K2 है, सो ln K1 = ln A minus EA by RT1, here ln K2 ln A minus EA by RT2, so 2 - 1 किया तो ln K2 minus ln K1, तो K2 by K1 ये कैंसिल हो गया, EA by R अपने कॉमन ले लिया, सो 1 by T1 minus 1 by T2, तो यहाँ पर आया T2 minus T1 by T1 T2, सो T2 is always greater than T। यदि इस इक्वेशन का हम लोग प्लॉट लेते हैं, तो देखिए प्लॉट, ये y, c, m और x, ये x है आपका, ln K 1 by T, यही आपका x है 1 by T,
ये इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका ln a, और ये है स्लोप माइनस ये बाय आर। बेटा यहाँ पर यदि आप लोगे log के तो ये बाय 2.303 आ रहेगा, मतलब यदि हम log कर दें तो स्लोप क्या आएगा माइनस ए बाय 2.303 आर। मतलब स्लोप यदि आपको मालूम है तो इससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो नेगेटिव स्लोप आएगा तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा और हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू से और इस इक्वेशन पर भी न्यूमेरिकल्स आता है, तो एक न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं इस पर। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन is 0.02 second inverse at 500 Kelvin and 0.07 second inverse at 700 Kelvin। दिया हुआ है आपको कि the rate constant of a reaction at 500 and 700 Kelvin are 0.02 per second and 0.07 per second respectively। Calculate the value of EA and A। Calculate the value of EA and A, दोनों निकालना है। फिर से क्वेश्चन, the rate constant of a reaction at 500 and 700 Kelvin are 0.02 per second and 0.07 per second respectively। Calculate EA and A। फार्मूला डालिए, सबसे पहला काम है फार्मूला log K2 by K1 equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 by T1। डालते हैं सबको। log K2 कितना है हमारा 0.07 और K1 है 0.02, EA 2.303, R की वैल्यू लेना है 8.314 गिवन होगा, T2 है 700, T1 है 500, मल्टीप्लाई करिए 700 इंटू 500। ये यदि हम काटें इसको तो कितना आ जाएगा, log 3.5 आ रहा है, log 3.5। ये इन दोनों का मल्टीपल बेटा होता है 19.15। याद रखिएगा इसको, तो बहुत थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में आसानी कर देगा, खास करके कंपटीशन में। 19.15 इंटू 200 और ये 35000। ठीक है। अब 3.5 का लॉग कहाँ देखेंगे आप देखेंगे 35 के जीरो में। ठीक है, कहाँ देखोगे 35 के जीरो में, तो वैल्यू आएगा इसका 0.544। क्यों जीरो लिया है बेटा, ये 1 डिजिट, जितना डिजिट होता है उससे 1 कम कर लेते हैं। इनके मल्टीप्लाई किया 19.15, फिर मल्टीप्लाई किया 35 बाय 200, यहाँ पर रखा हमने यूनिट जूल पर मोल ई। कई बार यदि तुम्हें परेशान करे सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये जरूर डालना है बेटा, ये हमेशा देखिए। इसके बिना क्या होगा कि एक तो हाफ मार्क्स आपका जा सकता है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, और हाफ मार्क्स यूनिट के लिए, तो हाफ का नुकसान हो जाएगा। तो ये नुकसान तो मत होने दो, क्योंकि इसमें क्या था, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो केल्विन से तो केल्विन आपका कट गया, तो बचा क्या, जूल पर मोल आ गया ये। तो ये वैल्यू हमारा सॉल्व करके आ रहा है 230.8 जूल। अब हमें ए निकालना है, ये निकल गया। तो कोई एक इक्वेशन लेते हैं बेटा, जैसे log K1 वाला लेते हैं, तो log K इज इक्वल टू log A
माइनस ये बाय 2.303 वाट। यदि आप एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला वहाँ डाल दीजिए e⁻−CA/RT। लेकिन टेबल से यदि देख के करना है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो लॉग हम ये वाला ले रहे हैं तो इसी का टेम्परेचर लेना है, ये गलती होती है देख लीजिएगा। जिसका के ले रहे हैं आप उसी का टी लेंगे, ये ऐसा नहीं कि के इसका लिया टी इसका लिया, तो यहाँ पर हो सकता है कि गलती हो जाए, तो इसलिए इसको मैंने स्ट्रेस किया। लॉग ए माइनस ये हमारा है 18230.8। इसे किलो जूल में नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फिर हमारा किस में आ रहा है, जूल में है। इंटू 500, ये याद रखना कि जिसका हमने के लिया है उसी का टी लेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है बेटा लॉग 0.02 लॉग ए माइनस इसका वैल्यू आ रहा है 1.904, ये वैल्यू है। लॉग 0.02 का वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा 1.6989 माइनस का, माइनस क्यों आ गया पता है ना, 2 × 10⁻⁻2 है इसलिए। तो log 2 का वैल्यू देखेंगे 0.3010 होगा, उसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब इसको प्लस कर दें 1.904 log, इसका वैल्यू आ रहा है 0.2050 log। जैसे लिखोगे बेटा एंटी लॉग कितना 0.2050, आपका ये फ्री हो गया, ये आ गया। इसका वैल्यू निकाल, तो आपको कहाँ जाके देखना है बेटा, 0.20 के 5 में जाएंगे और जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 1603। एक के बाद आपको पॉइंट देना है और यहाँ 0 है तो 10 की पावर 0 1 ही होता है, ये वैल्यू आ गया 1। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो कहीं लेट ज्वाइन किए हैं, तो क्या हमारा क्वेश्चन था कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन 0.02 पर सेकेंड at 500 and 0.07 per second at 700 Kelvin respectively. Calculate the value of E and A. हमने फॉर्मूला लगाया log K2/K1 EA by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2। तो यहाँ पर हमने K2 का वैल्यू रखा, यहाँ पर K1 का ये 700 minus 500, फिर इसका 7/2 3.5 आ गया EA। इन दोनों का मल्टीपल होता है बेटा 19.15 200, 7 × 5 35 और 2 और 2 40 डाल दिए। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या किया, सबको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका वैल्यू कहाँ देखा था, 35 के 0 में कितना है 0.5440, और इन दोनों का मल्टीप्लाई था 19.15 और डिवाइड बाय 200 जूल पर मोल, ये हमारा ई आ। मैंने एक चीज़ स्ट्रेस करी थी कि यहाँ पर यदि सॉल्व नहीं होता है, यदि आप परेशान होने लग जाते हैं, बहुत बड़ा है, तो आप जूल पर मोल तो लिख ही सकते हैं। फिर हमें ए निकालना है, तो कोई एक इक्वेशन लिया हमने। अब देखो जो के लेंगे उसी का टी लेंगे। 0.02 लिया तो हमने 500 लिया, यदि हम 0.07 लेते तो 700 लेते, दोनों आंसर सेम ही आता, दोनों ही चीज़ पे निकालते आप तो सेम आंसर आता। और इस तरह से इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन follows the equation. Calculate E है। क्या क्वेश्चन था, द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन follows the equation 4.5 10 to the power 11 per second e to the power minus 28,000 K by T Kelvin।
इसको सिंपल इक्वेट करना है बेटा आपने, कि किससे इक्वेट करना है, आर्हेनियस इक्वेशन ले लीजिए, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म को कैलकुलेट करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो कितना आया ई पर, वहाँ पर कितना है पावर देखिए 28,000 के बाई टी, और यहाँ पर कितना है बेटा माइनस ई ए बाय आर 8.314 इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें यूनिट क्या है बेटा, यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल। ये देखिए पर केल्विन और केल्विन मल्टीप्लाई हुआ, केल्विन खत्म हो गया, इसीलिए वो केल्विन वहाँ दिया हुआ था, जूल पर मोल। ये किसका वैल्यू आ गया, ये का वैल्यू आ गया। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू हमारा जूल पर मोल आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखते रहिए कि क्या असाइनमेंट मिल रहा है, और अपनी तैयारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट का भी करना है, कि आपको फिर से एक टेस्ट दिया जाएगा, और बहुत अच्छा रिस्पांस आपने लिया था, ठीक उसी तरह से आपको टेस्ट करना है।